वक्त सुनवाई कर रही है एसआईआर पे। एसआईआर जो बिहार से जिसकी शुरुआत हुई, अब 12 और राज्यों में इसकी जो हनक है, धमक है, वो उसको पहुंचाने की कोशिश हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। लेकिन इस हनक और धमक के बीच इस देश के कितने नागरिक आज की तारीख में परेशान हो रहे हैं, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। आप हम सब परेशान कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। और ऐसे में यह याचिका लगाकर इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया है कि क्या संवैधानिक तौर पर एसआईआर करवाना सही है। यह एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में 2 जजों की बेंच यहां बैठी हुई है और जस्टिस सूर्यकांत ने कह दिया है कि यह फाइनल सुनवाई हम कर रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए, इस सुनवाई को आप तक सामान्य सरल हिंदी में पहुंचाने के लिए हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, एक बार फिर आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। इधर अभी तक क्या कुछ हो रहा है अमलेंदु जी? और याचिकाकर्ता तो 11 याचिकाकर्ता मूल रूप से इसमें है ही, और ये ओरिजिनल जो एसआईआर है जिस पर बहस चलती आ रही है पिछले 7 महीने से, उसी एसआईआर की आज आखिरी सुनवाई कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी तक क्या कुछ चल रहा है उधर कोर्ट में? हाँ, देखिए राजीव जी, अभी जो सीजीआई है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की बेंच जो है वो इसकी सुनवाई कर रही है। और आज दिन में ही कह दिया था जस्टिस सूर्यकांत ने कि आज एसआईआर की फाइनल सुनवाई होगी, तो आज फाइनल सुनवाई इस पर हो रही है। एक याचिकाकर्ता के वकील हैं विजय हंसारिया, वो अपनी दलील पेश कर रहे हैं और वो भी चुनाव आयोग के बचाव की दलीलें पेश कर रहे हैं। और उनका कहना है कि वोट देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलता है। संसद ने सोच समझकर यह फैसला लिया हुआ है, यह जानते हुए कि बड़ी संख्या में विदेशी लोग आ रहे हैं और यही नागरिकता कानून संशोधन का मकसद है। फिर आगे उन्होंने कहा कि यह भारत के चुनाव आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नागरिक अकेले हों या चुनाव सूची में हों। अनुच्छेद 355 कहता है कि भारत संघ का यह कर्तव्य है कि वह हर राज्य को बाहरी हमले और आंतरिक गड़बड़ी से बचाए। फिर आगे उन्होंने कहा कि भारत में पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अवैध माइग्रेशन होता है, खासकर भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश बनने के बाद, जिससे डेमोग्राफी बदल गई है। और जो भी भारत में रह रहा है वह आधार के लिए एलिजिबल है। आधार नंबर और ऑथेंटिकेशन अपने आप में नागरिकता या डोमिसाइल का कोई अधिकार या सबूत नहीं देता है। फिर उन्होंने कहा कि इस कोर्ट ने आधार को एक डॉक्यूमेंट माना है। अगर आप आधार एक्ट का मकसद देखें तो एक्ट में रेसिडेंट की परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति 182 दिनों से भारत में रह रहा हो तो विदेशी भी आधार बनवा सकते हैं। फिर एक्ट कहता है कि आधार से नागरिकता या डोमिसाइल स्टेटस नहीं मिलता। इस पर जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने पूछा कि क्या आपको पता है कि आपका पासपोर्ट भी भारत सरकार के तहत एक प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स किया गया है? क्या आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जाली नहीं बनाया जा सकता और सिर्फ आधार ही जाली बनाया जा सकता है? आधार जारी करने में एक प्राइवेट नागरिक द्वारा पब्लिक ड्यूटी निभाई जाती है। ये भी कहा जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने कि कोई भी डॉक्यूमेंट जाली बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी जाली बनाया जा सकता है। आधार जारी करते समय प्राइवेट व्यक्ति पब्लिक ड्यूटी कर रहा होता है। अगर किसी प्राइवेट संस्था ने डॉक्यूमेंट तैयार किया है लेकिन अगर उसे किसी कानून के तहत मान्यता मिली है तो उस डॉक्यूमेंट को स्वीकार किया जाएगा। इस पर हंसारिया साहब ने कहा कि मैं जालसाजी की बात नहीं कर रहा हूं। आधार असली हो सकता है लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी व्यक्ति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से सर्टिफिकेट ले सकता है और आधार जारी हो सकता है। फिर जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने कहा कि आधार पहचान का एक मान्य डॉक्यूमेंट है। हमने कभी नहीं कहा कि आधार को नागरिकता के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने हमेशा कहा है कि चुनाव आयोग आधार को वेरीफाई कर सकता है। ये 11 दस्तावेजों का हमेशा नागरिकता से सीधा संबंध होना जरूरी नहीं है, इसलिए वे अलग अलग तरह के हो सकते हैं जो आमतौर पर उस मकसद से जुड़े होंगे जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसे तय किया है, जैसा कि चुनाव आयोग ने तर्क दिया है। आपका तर्क असल में चुनाव आयोग के नज़रिए से मेल नहीं खाता है। तो वकील साहब ने कहा कि ये आधार सिर्फ डुप्लीकेशन को रोकने के लिए हो सकता है और ये डिलीशन सभी पार्टियों में हुआ है, इस वजह से पार्टियों को जीत मिली है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह किसी पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। एसआईआर के डिलीशन में अंतर की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी को जीत मिली है। ईसीआई पर कोई गलत इरादा होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। ये विजय हंसारिया साहब जो हैं ये उनकी तरफ से राजीव जी कहा जी विजय हंसारिया जो हैं ये मूल रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो खड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात रख रहे हैं। दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर जो मथापच्ची चलती आ रही है पिछले 7 महीने से कि क्या ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ये एसआईआर करवाना संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। अगर गैर संवैधानिक है तो एसआईआर को तत्काल रोका जाए और संवैधानिक है तो इसको आगे बढ़ाया जाए, हरी झंडी दी जाए, इसी को लेकर। लेकिन इसमें एक सवाल यहाँ अटक गया, वो
आधार को लेकर, आधार कार्ड जो आप रखते हैं उसको लेकर, और यहाँ फिर से दलीलें पेश की जा रही हैं कि चूंकि आधार जो है उसको, ये वकील साहब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील साहब हैं, उन्होंने कहा कि चूंकि आधार कार्ड को प्राइवेट एजेंसी बनाती है इसलिए आधार कार्ड जो है वो मान्य नहीं होना चाहिए। इस पर यहाँ बेंच में से 2 जजों की जो बेंच है, एक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे उसी सदस्य बेंच के सदस्य हैं जस्टिस जोय माल्या बागची। तो जोय माल्या बागची ने साफ साफ कहा कि पासपोर्ट जो बन रहा है वो भी प्राइवेट एजेंसी बना रही है पासपोर्ट, तो क्या उसकी मान्यता, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर विजय हंसारिया साहब जो हैं वो कहते हैं कि मताधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। संसद ने ये स्पष्ट समझ के साथ ये निर्णय लिया है कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक देश में प्रवेश कर रहे हैं और नागरिकता अधिनियम में संशोधन का यही उद्देश्य भी है। नागरिकता अधिनियम की बात जो है, आखिर यहाँ पर नागरिकता अधिनियम भी लेके आ गए, CAA और NRC का जिक्र भी यहाँ कर ही दिया। यही वकील साहब कह रहे हैं कि ये भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि मतदाता सूची में केवल नागरिक ही हो। और अनुच्छेद 355 कहता है, आर्टिकल 355 कहता है कि भारत संघ का जो भारत है, भारत का यानी इस देश का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए, और इसके लिए नागरिकता की जांच जरूरी है, वकील साहब कह रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं कि भारत में पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अवैध इमिग्रेशन माइग्रेशन होता है, अवैध रूप से लोग आते हैं यहाँ पे भारत में, और इसलिए भी इसको रोका जाना चाहिए। और विशेष रूप से भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद से इसमें काफ़ी संख्या में लोग आए, जनसांख्यिकी को बदल दिया जिसके कारण, और इसलिए इसकी जांच ज़रूरी है। और भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के लिए पात्र है। आधार नंबर या उसका प्रमाणीकरण अपने आप में नागरिकता का या निवास का कोई अधिकार या प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है। यानी अगर आपके पास आधार है तो आप भारत के नागरिक हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा है कि आधार कार्ड को रखने वाला और या आधार कार्ड जो है ये आपकी सिटीजनशिप की गारंटी नहीं है। ये कभी निर्धारित नहीं किया गया था कि इसका उपयोग उन 3 उद्देश्यों में से किसी एक के लिए भी किया जा सकता है जिसके लिए मतदाता सूची जमा करना आवश्यक है, अर्थात नागरिकता, जन्मतिथि या सामान्य निवास। यानी आपकी नागरिकता हो या जन्मतिथि हो या सामान्य निवास हो, ये तीनों में से कोई भी आधार कार्ड इसके लिए ग्रीन सिग्नल नहीं देता है, यानी इसकी पुष्टि नहीं करता है। प्रमाणिकता ठोस रूप से आपकी नागरिकता या आपकी जन्मतिथि या आपके सामान्य आप कहाँ रहते हैं इसको लेकर ये आधार कार्ड के जरिए आप नहीं बता सकते हैं, आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आधार कार्ड की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि आधार निजी आधार केंद्रों द्वारा जारी किया जाता है, ये एक SIR के लिए प्रासंगिक दस्तावेज नहीं हो सकता है। इसी पर जस्टिस बागची ने कहा है कि क्या आपको पता है कि आपका पासपोर्ट भी निजी कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वकील साहब कह रहे हैं कि लेकिन आधार के लिए किसी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, आधार के लिए कोई प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जस्टिस बागची कहते हैं कोई भी दस्तावेज जाली बनाया जा सकता है, यहां तक कि पासपोर्ट भी जाली बनाया जा सकता है। आधार कार्ड जारी करते समय एक निजी व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहा होता है, सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कर रहा होता है। वकील साहब कह रहे हैं मैं जालसाजी के पक्ष में नहीं हूं, आधार कार्ड वैध रूप से जारी किया जा सकता है लेकिन इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोई व्यक्ति नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है और आधार कार्ड जारी हो सकता है, ये बात यहां कही जा रही है। यानी बेंच पर बैठे जस्टिस बागची और इलेक्शन कमीशन के वकील दोनों के बीच यहां बहस चल रही है। जस्टिस बागची कह रहे हैं अमलेंदु जी की आधार कार्ड एक मान्यता प्राप्त पहचान पत्र है, हमने कभी नहीं कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का आधार बनाया जा सकता है। हमने हमेशा कहा है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड का सत्यापन कर सकता है, ये कहा है। जस्टिस बागची कह रहे हैं ये 11 दस्तावेज हमेशा नागरिकता से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होते, बल्कि ये विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं जो आमतौर पर चुनाव आयोग द्वारा अपने पूर्ण अधिकारों के प्रयोग में निर्धारित उद्देश्य से संबंधित हो, जैसा कि चुनाव आयोग ने तर्क दिया है। आपका तर्क वास्तव में चुनाव आयोग के दृष्टिकोण के विपरीत है। यहां पर साफ साफ इन्होंने कहा, जस्टिस बागची ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया है उस तर्क के खिलाफ आप बात कर रहे हैं मिस्टर वकील साहब हैं यहां विजय
क्या नाम बताया, विजय हंसारिया साहब जो हैं वो जो तर्क दे रहे हैं, इनको ही यहां काटते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि ये 11 दस्तावेज हमेशा नागरिकता से सीधे तौर पर संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग ढंग के हो सकते हैं, जो आमतौर पर चुनाव आयोग द्वारा अपने पूर्ण अधिकारों के प्रयोग में निर्धारित उद्देश्य से संबंधित हो, जैसा कि चुनाव आयोग ने तर्क दिया है। लेकिन आपका जो तर्क है विजय हंसारिया जी, वो चुनाव आयोग के तर्क से, उसके दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और इसके बाद फिर वकील साहब कह रहे हैं कि आधार कार्ड का उपयोग केवल दोहरीकरण को रोकने के लिए किया जा सकता है और ये विलोपन सभी दलों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसी कारण सभी दलों को लाभ हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये किसी राजनीतिक दल के पक्ष में किया गया है। एसआईआर को हटाने के अलग अलग रुख के कारण ही सभी राजनीतिक दलों को लाभ हुआ है। चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार का पक्षपात पूर्ण उद्देश्य नहीं थोपा जा सकता है। यानी यहां पर जो पक्षपात वाली बात जो कही जा रही थी, उसको यहां विजय हंसारिया साहब जो हैं वो यहां काटने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और विजय हंसारिया इसके आगे क्या कुछ कह रहे हैं अमलिंदु? हाँ, विजय हंसारिया ने जब ये कहा तो इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि आप रेगुलर एसआईआर की मांग कर रहे हैं, आपकी याचिका का आधार अवैध माइग्रेशन है। हमें उस एसआर में एक भी शब्द अवैध माइग्रेशन दिखाइए जो जुडिशियल रिव्यू के लिए हमारे सामने है। आप अवैध माइग्रेशन के लिए एसआईआर की ज़रूरत पैदा कर रहे हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि हाँ, हम यह करेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जो है अब अपनी जवाबी दलीलें देना शुरू करी और कपिल सिब्बल ने कहा कि कृपया संविधान का अनुच्छेद 325 और 326 देखिए। हमें यह देखना होगा कि क्या ये नियमों पर आधारित प्रक्रिया है। आइए इसको देखते हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग के कंट्रोल में है। सवाल यह है कि वह कंट्रोल कितना ट्रांसपेरेंट है और क्या यह नियमों पर आधारित प्रक्रिया है। यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और हर एडमिनिस्ट्रेटिव काम तर्क पर आधारित होना चाहिए। सिब्बल ने फिर आगे कहा, जहाँ तक अनुच्छेद 324 की बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उस प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं जिसके जरिए यह सब किया गया है। फिर सिब्बल ने संविधान का अनुच्छेद 326 पढ़ा। सिब्बल ने कहा कि बिजनेस के नियमों के तहत यह गृह मंत्रालय का इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो नागरिकता के मुद्दों से निपटता है। संविधान के अनुसार पूरा क्षेत्र केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिब्बल ने कहा कि ये कौन तय करेगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ या नहीं, ये भारत सरकार तय करेगी। जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर कोई मेरी नागरिकता पर शक करता है तो ये कौन तय करेगा। सिब्बल ने इस पर कहा कि निश्चित तौर पर चुनाव आयोग नहीं, ये भारत सरकार तय करेगी। चुनाव आयोग यह तय नहीं कर सकता क्योंकि कुछ देने की शक्ति में उसे वापस लेने की शक्ति भी शामिल होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ कपिल सिब्बल आ गए हैं और यहाँ आधार कार्ड की पहले बात हो रही थी। आधार कार्ड की जाली यानी नकली आधार कार्ड और असली आधार कार्ड, असली पासपोर्ट, इन सब का जिक्र तो हो ही रहा था। इन सब के बीच 11 दस्तावेज जो हैं उसका जिक्र भी आया और उसके बाद आधार कार्ड के उपयोग केवल दोहरीकरण को रोकने के लिए किया जा सकता है, किया गया है। ये सारी बातें यहाँ बताई जा रही थी। वकील साहब जो हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। चुनाव आयोग के वकील विजय हंसारिया जो हैं वो याचिकाकर्ता की तरफ से खड़े हैं और यहाँ पर लेकिन जस्टिस बागची ने साफ साफ कहा कि आप रेगुलर एसआईआर की मांग कर रहे हैं, आपकी याचिका का आधार अवैध माइग्रेशन को रोकना है और न्यायिक समीक्षा के लिए हमारे समक्ष मौजूद एसआईआर में हमें एक भी शब्द अवैध प्रवासन दिखाइए। आप अवैध प्रवासन के लिए एसआईआर की आवश्यकता पैदा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बताइए, न्यायिक समीक्षा के लिए हमारे समक्ष ये बताइए आप कि अवैध प्रवासन यानी कि ये जो घुसपैठियों का जिक्र बार बार, इसको वही कहेंगे, घुसपैठियों का जो जिक्र बार बार होता है, क्या वो घुसपैठिए हैं? आप अवैध प्रवासन यानी अवैध इलीगल माइग्रेशन के लिए एसआईआर की आवश्यकता पैदा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। जस्टिस बागची कह रहे हैं चुनाव आयोग का कहना है कि हाँ हम इसे करेंगे, कि चुनाव आयोग यहां पर कह रहा है कि हम इसे करेंगे। इसके बाद फिर कपिल सिब्बल खड़े होते हैं, जिसका जिक्र अभी आप अमलेंदु जी कह रहे थे कि कपिल सिब्बल खड़े होते हैं और वो आर्टिकल 324 और 326 पर गौर करने के लिए कहते हैं कि मिलॉर्ड प्लीज पहले आइए, सबसे पहले आर्टिकल संविधान की का अनुच्छेद 324, 324 और 326 पर गौर फरमाइए, गौर कीजिए। और इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। सवाल यह है कि
ये नियंत्रण कितना पारदर्शी है। सवाल ये नहीं है कि ये चुनाव आयोग की चुनाव करवाने की प्रक्रिया कोई और ले ले, ये उनके हाथ में है और आर्टिकल भी यही कहता है। हमने संविधान ने चुनाव आयोग को इतनी शक्ति दी है, इतना पावर उसने दिया हुआ है, तो उस पावर का इस्तेमाल चुनाव आयोग कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि चुनाव आयोग कितना ट्रांसपेरेंट है, क्या ये नियम आधारित प्रक्रिया है जो आप कर रहे हैं एसआईआर? अगर नियम आधारित प्रक्रिया है तो बताइए ये एक प्रशासनिक कार्य है और प्रत्येक प्रशासनिक कार्य तर्क संगत होना चाहिए, या ये एक यहां पर जो काम प्रशासनिक काम हो रहा है वो काम तर्कपूर्ण होना चाहिए। सिब्बल कह रहे हैं कि जहां तक आर्टिकल 324 यानी 324 का सवाल है, हमें कोई समस्या नहीं है, हम उस प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं जिसके माध्यम से यह सब किया गया है। संविधान, फिर सिब्बल ये कह रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 326 को पढ़िए, और 326 पढ़ के सुना रहे हैं यहां पर, संविधान का आर्टिकल 326 पढ़ के कपिल सिब्बल सुना रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कपिल सिब्बल की कार्य प्रणाली के अनुसार गृह मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा विभाग नागरिकता संबंधी मामलों से निपटते हैं। संविधान के अनुसार यह पूरा क्षेत्र केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह बात यहां पर कपिल सिब्बल कह रहे हैं, और कह रहे हैं सिब्बल कि कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है? भारत सरकार, और कौन तय करेगा ये? और यहां सवाल का जवाब भी वो देते हैं कि कौन तय करता है? भारत सरकार तय करता है कि ये कौन होगा नागरिक, भारत का कौन है कौन नागरिक नहीं है, ये सरकार तय करती है। और ये आयोग द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, ये सरकार, भारत सरकार, उसमें भी गृह मंत्रालय तय कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं तय कर सकता है कि कौन यहाँ का नागरिक है कौन का यहाँ का नागरिक नहीं है। क्योंकि किसी चीज को प्रदान करने की शक्ति से में उसे वापस लेने की शक्ति भी शामिल होती है। अगर कोई चीज आप दे रहे हैं तो कोई वापस भी ले रहे हैं। आप जिस चीज को बड़ी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं तो उतनी ईमानदारी के साथ आप वापस भी ले सकते हैं। ये बात यहाँ कपिल सिब्बल कह रहे हैं। अमलेंदु जी, आगे क्या कुछ हो रहा है? इसके आगे भी बहुत कुछ चल रहा है, मैं जान रहा हूं। आप जी बिल्कुल राजीव जी, आगे चल रहा है। और कपिल सिब्बल जो है नागरिकता को लेकर ही अपनी बातचीत रख रहे हैं। और कपिल सिब्बल का साफ तौर पर जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर कोई मेरी नागरिकता पर शक करता है तो कौन तय करेगा? कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग नहीं करेगा, ये भारत सरकार तय करेगी। चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता क्योंकि कुछ देने की शक्ति में उसमें वापस देने की शक्ति भी शामिल है। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर कोई मेरी नागरिकता पर सवाल उठाता है तो फॉर्म 7 होता है और फिर उसे सबूत देना होगा। तो जस्टिस बागची ने कहा कि ऐसी स्थिति में कौन फैसला करता है, केंद्र सरकार या चुनाव आयोग? कपिल सिब्बल ने कहा जाहिर है केंद्र सरकार, क्योंकि इसे छीना नहीं जा सकता। जस्टिस बागची ने कहा कि मान लीजिए कोई रोल में है या पासपोर्ट जारी हो गया और पासपोर्ट जाली दस्तावेज और आपत्ति है और फॉर्म 7 प्रोसेस हो गया है। मान लीजिए चुनाव आयोग आपको लिस्ट से हटा देता है, आपको तुरंत सेंटर जाकर अपना नाम जुड़वाना होगा। तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि माय लॉर्ड जो कह रहे हैं कि ईआरओ लिस्ट से हटाने या शामिल करने के मकसद से मेरी नागरिकता का फैसला करेगा। सिब्बल ने कहा कि मान लीजिए कि ईआरओ फैसला कर सकता है तो क्या उस दिन मेरी नागरिकता खत्म हो जाएगी? ये सवाल किया। तो जस्टिस बागची ने कहा कि नहीं, आप इलेक्टोरल रोल में होने का अपना अधिकार खो देंगे। सिब्बल ने कहा कि माय लॉर्ड मुझसे कह रहे हैं कि ईआरओ के पास ये तय करने का अधिकार है कि मुझे बाहर करने के मकसद से मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। ये कपिल सिब्बल ने अपनी दलील दी कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो ईआरओ के पास ये तय करने का अधिकार है कि वो मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, ये मुझे बाहर मतलब इस लिस्ट से बाहर करने के मकसद से वो ये तय कर सकता है। हाँ, यहाँ पे वो कह भी रहे हैं कि अगर कोई मेरी नागरिकता पर सवाल उठाता है तो फॉर्म 7 है, फिर उसे सबूत देना होगा। फॉर्म 7 है उसमें और आपको सबूत देना होगा। इस पर जस्टिस बागची कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कौन फैसला करेगा, केंद्र सरकार या चुनाव आयोग? जस्टिस बागची खुद पूछ रहे हैं कि कौन फैसला करेगा कि कौन नागरिक है नहीं है, केंद्र सरकार फैसला करेगी या चुनाव आयोग फैसला करेगा? कपिल सिब्बल कह रहे हैं जाहिर है केंद्र सरकार, क्योंकि नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। केंद्र सरकार फैसला करेगी कि आखिर किसी को नागरिकता दी जाए या ना दी जाए, वो भारत का नागरिक है या नहीं है। ये बात यहाँ पर इस ढंग से यहाँ बहस में बात आ रही है। दलीलें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं। अब सिब्बल कह रहे हैं अब फॉर्म 7 देखिए, नाम हटाने या आपत्ति के लिए दिए गए कारण को साबित करने का दायित्व आवेदक का है। यानी जो आवेदक है कह रहा है कि मेरा नाम या इनका नाम हटा दीजिए, वो हटाने के लिए या आपत्ति के लिए दिए गए कारण को साबित करने का दायित्व भी आवेदक को है। यानी आपने फॉर्म 7 दे दिया, बस उतने मात्र से नहीं होता है। फॉर्म 7 भर के देने के बाद आपको यह भी बताना है कि हमने क्यों नाम काटने के लिए कहा है और क्या इसके पास यह सचमुच भारत का नागरिक नहीं है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं मान लीजिए कि चुनाव आयोग फैसला कर सकता है तो क्या उस दिन मेरी नागरिकता चली जाएगी?
जिस दिन चुनाव आयोग फैसला कर लिया तो क्या उस दिन मेरी नागरिकता चली जाएगी? जस्टिस बागची कह रहे हैं नहीं, आप मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार खो देंगे, नागरिकता नहीं जाएगी, अधिकार खो देंगे। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश मुझसे ये पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग को मुझे मतदाता सूची से बाहर करने के उद्देश्य से ये तय करने का अधिकार है कि मैं भारत का नागरिक हूं। ये बड़ा यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया साफ साफ, यानी कपिल सिब्बल ने यहाँ दबोचना जो होता है वो दबोचा है। कह रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश यानी मिलॉर्ड यहाँ जो हैं वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग को मुझे मतदाता सूची से बाहर करने का उद्देश्य से ये तय करने का अधिकार है कि मैं भारत का नागरिक नहीं। जी, नागरिक नहीं। हाँ, इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि आखिरी फैसला सिटीजनशिप एक्ट के तहत सरकार के पास है। चुनाव आयोग का जवाब था कि चूंकि रोल तैयार करने की संवैधानिक शक्ति उनके पास है, इसलिए निर्धारण के अधिकार पर भी उनके पास पूरी शक्ति होगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या ईआरओ कहेगा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए आपको इलेक्टोरल रोल से बाहर हटा दिया जाएगा? इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि वह गलत हो सकता है, लेकिन ये दो अलग अलग पहलू हैं। एक है पावर का होना, दूसरा है उसका इस्तेमाल। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक है पावर का होना और दूसरा है पावर का इस्तेमाल करना। और यहाँ पर कपिल सिब्बल बनाम बेंच के एक सदस्य जस्टिस बागची कह रहे हैं कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नागरिकता अधिनियम के तहत सरकार के पास है। नागरिकता अधिनियम के तहत ये अंतिम निर्णय कि कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, ये अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं बल्कि भारत सरकार के पास है। चुनाव आयोग को जवाब था कि चूंकि चुनाव आयोग का जवाब था कि चूंकि मतदाता सूची तैयार करने की संवैधानिक शक्ति सरकार के पास है, इसलिए मतदाता निर्धारण का अधिकार पर पूर्ण शक्ति सरकार के पास ही होगी। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं जस्टिस बागची कि ये चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग के मुंह से कह रहे हैं। हाँ, चुनाव आयोग ने कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या मतदाता सूची कि जो अधिकारी है, सूची के अधिकारी, ये कहेंगे कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है इसलिए प्रथम दृष्टया आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाना चाहिए अगर नाम नहीं है तो? ये बड़ा सवाल जस्टिस बागची कह रहे हैं, ये गलत हो सकता है, लेकिन इसमें दो अलग अलग पहलू हैं। एक है शक्ति का अस्तित्व और दूसरा है उसका प्रयास। एक शक्ति का अस्तित्व है, दूसरा है उसका प्रयास। और यहाँ पे गर्मा गर्म बहस चल रही है अमलेंद्र। बिल्कुल काफी गर्मा गर्म बहस चल रही है। और अब कपिल सिब्बल ने और तर्क दिए और जस्टिस बागची ने इस पर क्रॉस क्वेश्चन भी किए। सिब्बल ने कहा कि कृपया देखें कि बिहार में कितने अवैध अप्रवासी पाए गए। हमारे पास नए जुड़े गए लोगों का डेटा भी नहीं है कि जो नए लोग जुड़े गए हैं वो प्रवासी हैं कि क्या हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं, कहाँ से आए हैं, मतलब ये उनका कहना एक तरीके से है कि उनका डेटा हमारे पास नहीं है। तो जस्टिस बागची ने कहा कि एसआईआर का एक कारण अगर माइग्रेशन है तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कई राज्यों में बाहर की ओर से माइग्रेशन हुआ है। तो कपिल सिब्बल ने कहा तो आप कई राज्यों में बड़े पैमाने पर नाम हटा सकते हैं। सीजीआई का कि नाम हटाना करेक्शन का एक जरूरी हिस्सा है। 2003 से 2025 तक क्या बदलाव नहीं होंगे जो होने ही हैं। सिब्बल ने कहा कि लेकिन ऐसा अपडेट तो सालाना किया जाता है, हर साल किया जाता है ये अपडेट। तो एसआईआर की आवश्यकता क्यों है? जी, जो अपडेट की बात है वो अपडेट तो हर साल हो रहा है। 2003 से 2025 के बीच में हर साल अपडेट हुआ है। तो ये हर साल अपडेट के बाद फिर एसआईआर की आवश्यकता क्या है? ये कपिल सिब्बल ने तर्क दिया। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं माननीय न्यायाधीश महोदय, आप ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार कर रहा है इसलिए सत्ता का अस्तित्व है। क्या मतदाता सूची अधिकारी ये कह सकता है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है इसलिए प्रथम दृष्टया आप भारत के नागरिक नहीं है और मैं आपको देश से निकाल दूं? ये सवाल यहाँ पर पूछा कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि माननीय न्यायाधीश महोदय जस्टिस या मिलॉर्ड, क्या आप ये मान रहे हैं कि चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार कर रहा है इसलिए सत्ता का अस्तित्व है? क्या सत्ता का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो आयोग चुनाव की तैयारी कर रहा है और मतदाता सूची तैयार कर रहा है? क्या मतदाता सूची अधिकारी ये कह सकता है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है इसलिए प्रथम दृष्टया हम आपको भारत और आप भारत के नागरिक नहीं हैं क्योंकि आप के पास जो है वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और इसलिए आपको देश से मैं निकाल दूं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और इसलिए आप निकाल दिए जा रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है किसी के पास। मेरे पास खुद नहीं है। हाँ। आपके पास है जन्म प्रमाण पत्र?
हाँ, नहीं जन्म प्रमाण पत्र हाई स्कूल का मार्कशीट है, नहीं वो नहीं, हाँ। जन्म प्रमाण पत्र हाँ, मतलब जन्म प्रमाण पत्र नहीं हाई होगा। स्कूल का मार्कशीट, पासपोर्ट में जन्म का, वो सारी चीजें तो हैं। हाँ। लेकिन जन्म का प्रमाण पत्र जो नगर निगम से आपको मिलता था वो है क्या? नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा, मेरे पास नहीं उस होगा। जमाने में कौन लेता था राजीव जी? कौन लेता था उस समय? किसी के पास नहीं होगा। मतलब हम लोग और सबसे बड़ी चीज है कि क्या सीजेआई के पास है? हाँ, जैसे सूर्यकांत से पूछ लिया जाए कि सूर्यकांत जी जरा बता दीजिए, क्योंकि मुझे याद है शायद धुलिया साहब थे। हाँ, धुलिया साहब ने कहा था, धुलिया साहब, कहा था कि आप मुझसे मांगेंगे तो मुझ पे नहीं होंगे, तो 11 दस्तावेज उन्होंने कहा था कि 11 दस्तावेजों में से आप मांग लेंगे, मेरे से तो मेरे पास नहीं हाँ, है। बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है, और खुद कि आप, और यहाँ कपिल सिब्बल सही पूछ रहे हैं, सही कह रहे हैं कि आप अगर मांगेंगे तो मेरे पास, और आप प्रमाण मांग रहे हैं, और क्या इस बेस पर आप मुझे देश से निकाल देंगे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या आप मुझे इस बेस पर देश से निकाल देंगे? ये ठीक है क्या? ये सवाल तो है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, बहुत सही सवाल है। और कपिल सिब्बल ने कहा कि 2003 के बाद वे माता पिता के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। ऐसे मामले बहुत कम होंगे जहां किसी की नागरिकता पर सवाल उठाया जाएगा, बहुत ही कम। लेकिन यहाँ तो ये रोज हो रहा है। 1,82,00,000 लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। इसका आधार क्या है? किस आधार पर आप नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं? ये कपिल सिब्बल ने पूछा। जी बिल्कुल, कि 2003 के बाद से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो माता पिता के दस्तावेज मांग रहे हैं। ऐसे मामले बहुत ही दुर्लभ होते हैं जिसमें किसी की नागरिकता पर सवाल उठाया जाता है, बहुत ही कम। लेकिन यहां रोजाना यही हो रहा है। 1,82,00,000 लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। इसका आधार क्या है? ये बार बार पूछ रहे हैं आप। 1,82,00,000, लगभग 2 करोड़ लोगों की नागरिकता पर सवाल उठा रहे हैं। आधार क्या है बता दीजिए मिलॉर्ड। आखिर किस बेस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि आप नागरिक नहीं है इस देश के? इससे दुखद और क्या हो सकता है? और जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं वो दस्तावेज इनके पास है नहीं, या जो नहीं है वही दस्तावेज आप मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर सवाल बहुत गंभीर है जिसको उठाया जा रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। अमलेंदु जी, आगे क्या कुछ हो रहा है? कपिल सिब्बल ही बोल रहे हैं। हाँ, कपिल सिब्बल ही बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि कितने लोग, कितने लीगल माइग्रेंट पाए गए, यह सब एक्सरसाइज कहाँ की गई? एक भी नहीं की गई। इसलिए शुरुआती आशंका शायद आखिर में सही साबित ना हो। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में सोच समझकर काम करना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि यह क्यों जरूरी हो गया है। जी, SIR क्यों जरूरी हो गया है ये बताना चाहिए। मतलब ये चुनाव आयोग ने नहीं बताया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आयोग से ये पूछा जा रहा है, और कपिल सिब्बल जो हैं वो बहुत गहराई से इन चीज़ों को रख रहे हैं और पूछ रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने वही कही कि ये लोग 2003 के बाद से माता पिता के दस्तावेज भी मांग रहे हैं, और ऐसे मामले बहुत ही दुर्लभ होते हैं जिनमें किसी की नागरिकता पर सवाल उठाया जाता है, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन यहाँ ये रोजाना हो रहा है। 1,82,00,000 लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। इसका आधार क्या है पूछ रहे थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल यही नहीं रुकते हैं, आगे और बढ़ते हैं। वो कहते हैं अब तक की पूरी जांच पड़ताल के बाद कितने लोग वैध प्रवासी पाए गए हैं, जरा ये भी बता दीजिए। एक भी नहीं पाए गए हैं, एक भी नहीं, यहां साफ साफ। इसलिए शुरुआती आशंका अंततः गलत साबित होती है, और यहां कह रहे हैं इसी तरह की प्रक्रिया में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ये क्यों आवश्यक हो गया है। कपिल सिब्बल लगातार कह रहे हैं सोच समझ के निर्णय लीजिए। कई सारे प्रूफ हैं। 1,82,00,000 लोगों को आप अधर में लटका दिए हैं। आप कह रहे हैं कि नागरिकता है ही नहीं इनकी, यानी ये सब लोग घुसपैठिए हैं। इस टाइप से आप बात कर रहे हैं। बहुत गंभीर बातें हो रही हैं। बिल्कुल 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 राजीव जी। और कपिल सिब्बल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि यह कोई आम फैसला नहीं है, यह फैसला भारत में लोकतंत्र का रास्ता तय करेगा। ये ऐसे काम नहीं है जो रातों रात किए जा सके। चुनाव आयोग कहता है कि हम पर भरोसा किया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो फिर ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? आप नागरिकता की स्थिति पर शक कर सकते हैं, लेकिन वह शक नागरिकता कानून से जुड़ा होना चाहिए। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के पास जरूर कुछ डेटा होगा। आखिर ये एक संवैधानिक संस्था है जिसके पास कोर्ट को दिखाने के लिए काफ़ी डेटा होना चाहिए। लेकिन क्या वे ऐसा कर रहे हैं? वोटर लिस्ट में सुधार एक बात है, लेकिन नाम हटाना बिल्कुल दूसरी बात है।
इस तरह से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा सकते हैं। तो बेंच ने कहा कि सुधार का मतलब ही हटाना और जोड़ना होता है। जी जी बिल्कुल, डिलीशन का मतलब ही होता है यहाँ पर हटाना या जोड़ना। सुधार का मतलब ही होता है यहाँ पर साफ साफ का करेक्शन, सुधार, करेक्शन का मतलब ही होता है यहाँ डिलीशन या एडिशन। ये बात बहुत सही इन्होंने बेंच ने कही है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ बात हो रही है, कह रहे हैं चुनाव आयोग के पास कुछ आंकड़े तो जरूर होंगे, लेकिन ये एक संवैधानिक निकाय है जिसके पास अदालत को दिखाने के लिए पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए। लेकिन क्या वो ऐसा कर रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं साफ साफ चुनाव आयोग पे कि आंकड़े दिखाने होने चाहिए, और लेकिन क्या ये कर रहे हैं ऐसा? मतदाता सूची में सुधार करना एक बात है, लेकिन यहाँ मतदाता सूची में सुधार करना एक बात है, ये कह रहे हैं, लेकिन नामों को हटाना बिल्कुल अलग बात है। इस तरह बड़े पैमाने पर ये लोग चोरी कर रहे हैं, ये कहें तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर सामान्य हिंदी में कहा जाए, सामान्य भाषा में, तो चोरी हो रही है और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद हो ही रहा है। और इसलिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि यहाँ जो बेंच है उनका कहना है कि सुधार में नाम हटाना और जोड़ना दोनों ही शामिल है। सुधार करेंगे तो नाम हटाएंगे भी और जोड़ेंगे भी, दोनों शामिल है। अमलेंदु जी आगे भी कुछ है? हाँ बिल्कुल आगे है। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये ऐसा काम है जो चुनाव आयोग हर साल करता है। मतलब जब बेंच ने कहा कि जोड़ना और हटाना दोनों शामिल है, तो सिब्बल ने कहा कि ये एक ऐसा काम है जो चुनाव आयोग हर साल करता है। अगर उन्हें अभी भी बड़े पैमाने पर खास और गहन रिवीजन की ज़रूरत है तो उन्हें ये डेटा आपके लॉर्डशिप के सामने रखना चाहिए। यानी अगर भैया ये जोड़ना हटाना जो है ये तो हर साल करते हैं, तो अगर हर साल ये करने के बावजूद इनको लगता है कि बड़े पैमाने पर खास और गहन रिवीजन की आवश्यकता है, तो उन्हें फिर ये डाटा आपके सामने, यानी सुप्रीम कोर्ट में फिर डाटा रखना चाहिए कि किस डाटा के आधार पर ये बड़े स्तर पर रिवीजन करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बड़े स्तर पर रिवीजन की बात हो रही है, डाटा की बात हो रही है, लेकिन डाटा के साथ साथ यहाँ पर सवाल कई और भी खड़े होते हैं। उन सवालों का जवाब भी खोजने की कोशिश, और इस वक्त हम जो चर्चा कर रहे हैं यही कि आखिर चुनाव आयोग यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा है और चुनाव आयोग कितना घिरा हुआ है, ये भी देखते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही है इस वक्त अमलेंदु जी। और उस चर्चा में, उस बातचीत में एक बात तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है वो चुनाव आयोग से थोड़ा सा दूर जाता हुआ दिखाई। हाँ अभी लग रहा है, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जिस तरीके से कपिल सिब्बल जवाब दे रहे हैं, उससे लगता है कि चुनाव आयोग जो है सवालों के घेरे में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सिब्बल ने कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि कोई मेरी नागरिकता पर सवाल उठा सकता है। हमारा ये मामला नहीं है कि चुनावी लिस्ट में हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता पर शक नहीं किया जा सकता। आप शक कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे कारण होने चाहिए जो नागरिकता कानून से जुड़े हों। जी आप शक कर सकते हैं, बेशक आप शक कीजिए, लेकिन फिर वो नागरिकता कानून से जुड़े होने चाहिए शक, और वो शक जो है फिर आपको साबित करना चाहिए। मतलब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है फिर ये कि वो साबित करे कि ये व्यक्ति जो शामिल हो गया है ये जो है भारत का नागरिक नहीं है। और यही राजीव जी फैसला जो था लाल बाबू हुसैन मामले में था सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों का खंडपीठ का, कि अगर चुनाव आयोग या कोई भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति ये संशय व्यक्त करता है कि अमुक व्यक्ति जो है वो विदेशी नागरिक है या मतदाता होने के लायक नहीं है, उसका नाम काटा जाना चाहिए, तो सबूत उसको पेश करने हैं जो इस पर आपत्ति कर रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे आयोग हो, और चाहे कोई निजी क्षेत्र से व्यक्ति हो। जो भी इस पे आपत्ति करेगा, सबूत उसको पेश करने हैं कि जिस व्यक्ति का नाम शामिल हो गया है वो भारत का नागरिक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सबूत उसे पेश करना है कि वो जिस देश का नागरिक हो गया वो भारत का नागरिक है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमला जो है वो करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया था, और उस पर अब पलटवार कर रहे हैं कपिल सिब्बल लगातार अपनी बातें रखते हुए। और कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं और खासकर जो 11 ये हैं स्टेट्स नहीं 12 स्टेट्स हैं जहाँ पे SIR की प्रक्रिया अभी चल रही है, और एक स्टेट जो बिहार है वहाँ हो गई, और बिहार में हो गई, और बिहार में इस बार सरकार इनकी बन गई है, NDA की सरकार बन गई है। इसलिए इन्हें लगता है, खासकर नरेंद्र मोदी को लगता है कि चुनाव जो है हमने बहुत अच्छे से करवा लिया, और इसीलिए उसी अच्छे से करवाने का मतलब है कि और अच्छे से अभी ये पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव चाहते हैं, यही कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही कहा जाएगा। और कपिल सिब्बल ने आगे एक और बात कही राजीव जी, और कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं इस SIR की गंभीरता बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
कोई ईआरओ ये कैसे तय कर सकता है जब तक कि ईआरओ के पास हर वोटर के लिए सबूत ना हो कि उसके माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी था? यह नामुमकिन है और फिर भी आप करोड़ों नाम हटा रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि करोड़ों लोगों के बारे में ये ईआरओ को मालूम हो कि इसके माता पिता में से कोई एक जो था वो अवैध प्रवासी था या विदेश से आया हुआ विदेशी नागरिक है? ये कैसे उसके पास हो सकता है? फिर भी आप करोड़ों लोगों के नाम काट दे रहे हैं चुनाव आयोग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अमलेंदु जी। और बंगाल की स्थिति आपने देखी होगी, जहां ईआरओ पे ही भरोसा नहीं था, और भरोसा हो भी कैसे जब ऑटोमेटिक सबके पास नोटिसेस जा रहे हैं। ईआरओ को तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि जैसे भी लॉगिन करता है मालूम पड़ता है वो दिल्ली से ही नोटिस चला गया, ऑलरेडी नोटिस चला गया। और वहां तो एक और काम कर दिया बंगाल में तो राजीव जी कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर और जो स्पेशल ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, तो ये कहा गया कि वो माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो नामों को चेक करेगा और वो फिर ईआरओ से कहेगा कि ये नाम हटा दीजिए, और अगर ईआरओ नहीं हटाता तो फिर वो चुनाव आयोग को सीधे सीधे बताएगा कि भाई ये नाम हटाए जाने हैं, तो चुनाव आयोग हटा देगा। तो भाई आप एक तरफ ईआरओ के ऊपर डाल रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ आप ईआरओ के ऊपर जो है माइक्रो ऑब्जर्वर्स भेज दे रहे हैं आप दिल्ली से अलग से। तो ये माइक्रो ऑब्जर्वर को अधिकार ही नहीं है, तो यानी कराना भी आपको ईआरओ से ही है और ईआरओ की बात को आपको मानना भी नहीं है। तो यहाँ कहाँ मतलब ये तर्क तो ये इस तरीके के हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये एक अलग तरह की परिस्थितियां यहाँ निर्मित हो गई हैं। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एसआईआर की सुनवाई चल रही है इस वक्त। जो साथी बाद में जुड़े हैं, आपके लिए ये सूचना दे दूं, एसआईआर पर फाइनल सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और 2 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। एक जज उसमें है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद जस्टिस सूर्यकांत, और दूसरे जज हैं जॉय माल्या बागची। ये 2 जजों की बेंच इस पर क्या फैसला इनका आता है ये आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन आज इन्होंने कह दिया है कि ये फाइनल सुनवाई कर रहे हैं। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा है कि इसकी सुनवाई थोड़ी और आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। चुनाव आयोग ने अपनी बातें रख दी हैं, दलीलें पेश कर दी हैं। हम भी और हमारे तमाम साथी जो याचिका करता हैं वो भी कुछ दलीलें और पेश करना चाहते हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से। अब देखते हैं कि इसको आगे बढ़ाते हैं डेट को, या डेट यहीं रहती है, आज आखिरी तारीख होती है और फैसले की घड़ी का इंतजार होता है। ये देखा जाएगा। इसकी संवैधानिकता जांच की जा रही है, और संवैधानिकता के तहत सबसे बड़ा सवाल ये आया था कि आपने 11 दस्तावेज जो मांगे हैं उसमें आधार कार्ड आखिर क्यों नहीं है। आधार कार्ड को लेकर अभी थोड़ी देर पहले तक बहस हुई है, और जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आधार कार्ड होना चाहिए। ये बात यहाँ पर रखी गई है, आप जानते ही हैं। और इसके अलावा, आधार कार्ड के अलावा यहाँ पर 355 का जिक्र आया, 324 और 326 का जिक्र बार बार आया, और वो इसलिए भी उसकी ज़रूरत है उसका जिक्र क्योंकि चुनाव आयोग का गठन और चुनाव आयोग के कामकाज की समीक्षा और चुनाव आयोग को काम करने का अधिकार, ये सब कुछ 324 326 देता है। ये आर्टिकल के संविधान की जो प्रमुख रूप से 2 अनुच्छेद हैं वो, और इसलिए यहाँ ज़रूरी है जानना समझना कि इन आर्टिकल्स के ज़रिए क्या चुनाव आयोग खुद को डिफेंड कर पाएगा। लेकिन इस बीच कपिल सिब्बल जो बात रख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और कपिल सिब्बल इसके आगे भी बहुत सारी बातें रख चुके हैं। जरा क्या क्या है अमलेंदु जी? जी आगे भी रख चुके हैं। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई ये हम भारत का चुनाव आयोग हैं, हम कुछ भी गलत क्यों करेंगे, आपको हम पर भरोसा करना चाहिए। आखिर किसी न किसी को तो हम पर भरोसा करना ही होगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं इस बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन यह काम पहले चुनाव होने से काफ़ी पहले क्यों नहीं किया गया? आप 2 महीने में ही यह पूरी प्रक्रिया करना क्यों चाहते हैं? सवाल इसको लेकर है कि आपने पहले से इसे क्यों नहीं किया। आपने 2 महीने में इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से करना क्यों चाहते हैं? ये कपिल सिब्बल ने अपनी दलील दी है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आखिर 2 महीने में ही क्यों, ये बड़ा सवाल है। इतनी जल्दी आपको हड़बड़ी किस बात की है? क्यों इतनी हड़बड़ी है कि आप चाहते हैं कि 2 महीने में ही ये पूरा काम हो जाए? ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है, और कपिल सिब्बल यहाँ पर जिरह कर रहे हैं। कपिल सिब्बल बहस कर रहे हैं लगातार, और वो पूछ रहे हैं कि आखिर 2 महीने 1 महीने में ही आप इस काम को क्यों कर लेना चाहते हैं। कपिल सिब्बल लगातार अपनी बात रखते हुए यहाँ पर, और चुनाव आयोग के वकील भी खड़े हैं। चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी ने लगातार अपनी बातें रखी हैं, आप जानते हैं। लेकिन
आज विजय हंसारिया अपनी बात रख रहे थे और इन सब के बीच जो दलीलें आ रही हैं बहुत ही स्पष्ट हैं दलीलें, जिसमें कपिल सिब्बल, अभी तक कपिल सिब्बल ही बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कपिल सिब्बल ही बात कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने आगे पूछा कि कहा कि भाई मेरे लॉर्ड मतलब माई लॉर्ड ने मुझसे पूछा है कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से क्यों नहीं हटाया जा सकता। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि सेक्शन 16 में इसका जवाब है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसे इलेक्टोरल रोल में रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हमारे हिसाब से ये फैसला अकेला ERO नहीं ले सकता, ये कहना है कपिल सिब्बल का। बिल्कुल बिल्कुल, कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि वो यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं हम भारत निर्वाचन आयोग है, भारत के चुनाव आयोग हैं, हम कुछ भी गलत क्यों करेंगे। अच्छी बात है जी, आप गलत ना करें, आपको हम पर भरोसा करना ही होगा। ये कह रहे हैं कि हम गलत नहीं करेंगे और आप हम पे भरोसा कर लीजिए। आखिरकार किसी न किसी को तो हम पर भरोसा करना ही होगा। ये बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। कपिल सिब्बल उनकी बात को यहाँ रिपीट कर रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कपिल सिब्बल कि मैं इस बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन यह प्रक्रिया चुनाव होने से बहुत पहले क्यों नहीं की गई। आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि आप हम पर भरोसा कीजिए। हाँ, हम आप पर भरोसा करते हैं। आप जो कह रहे हैं उन तमाम चीज़ों को हम समझ लेते हैं और उन तमाम चीज़ों पे हमारी सहमति है, लेकिन ये बता दीजिए कि आपने इस प्रक्रिया में इतना कम समय क्यों दिया। इस प्रक्रिया को करने के लिए मात्र 2 महीने का समय क्यों। माननीय न्यायाधीशों ने मुझसे पूछा है कि मेरा नाम मतदाता सूची से क्यों नहीं हटाया जा सकता। धारा 16 में इसका जवाब है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो उसे मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है और हमारे अनुसार ये निर्णय मतदाता सूची अधिकारी द्वारा नहीं लिया जा सकता है। यानी ERO का जिक्र यहाँ आ रहा है बार बार अमलेंदु जी। बिल्कुल, ERO का जिक्र बार बार आ रहा है राजीव जी। और जो है ये कपिल सिब्बल ने आगे भी अपनी बातचीत रखी और कपिल सिब्बल ने जो है कई सवाल जो थे राजीव जी उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे हिसाब से यह कहने का अधिकार कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, यह पावर चुनाव आयोग के पास बिल्कुल नहीं है। वह इस पर शक कर सकता है और इसे भारत सरकार की सही अथॉरिटी के पास भेज सकता है और भारत सरकार इस पर फैसला कर सकती है। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि जस्टिस बागची पूछ रहे हैं कि किसी ने शिकायत क्यों नहीं की। तो मी लॉर्ड, चुनाव खत्म होने के बाद कौन शिकायत करता है और कौन शिकायत नहीं करता, यह देखने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। बेंच ने कहा कि इतने कीमती अधिकार के लिए भी कपिल सिब्बल ने कहा कि लोग हार मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि यही उनकी किस्मत है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और लाखों लोग बस हार मान लेते हैं। इसलिए जो आपने सवाल किया कि भाई कि इसके लिए किसी ने शिकायत क्यों नहीं की और किसी ने क्यों नहीं कहा कि उसका नाम काट दिया गया है, तो इसीलिए जो है लोग समझते हैं कि भाई यही उनकी किस्मत में लिखा हुआ है और इसको वो स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और कह रहे हैं मेरे व्यक्तिगत विचार से भारत का नागरिक न होने का अधिकार चुनाव आयोग के पास बिल्कुल नहीं है। बोल रहे हैं कपिल सिब्बल कि पर्सनली मेरा जो विचार है उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूं कि भारत का नागरिक ना होने का अधिकार चुनाव आयोग के पास बिल्कुल नहीं है। कि आप हमको भारत का नागरिक ना है हम वो आप साबित कर दें। चुनाव आयोग इस पर संदेह कर सकता है और इसे भारत सरकार के उपयुक्त प्राधिकरण को भेज सकता है और भारत सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। लेकिन चुनाव आयोग कौन होता है कहने वाला कि आप यहाँ के नागरिक हैं या नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं, ये कहने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग को अगर ये पता चलता है और इनफैक्ट न सिर्फ चुनाव आयोग को, आपको और हमको भी पता चलेगा कि ये हमारे देश का नागरिक नहीं है और अवैध रूप से रह रहा है, तो एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विशेष प्राधिकरण को यानी गृह मंत्रालय को ये बात बताएं कि ये एक अवैध आदमी रह रहा है, ये इलीगल है यहाँ पर और इसके बारे में पता कीजिए। ये काम चुनाव आयोग भी कर सकता है। यही कपिल सिब्बल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ मिलॉर्ड बागची यहाँ पर न्यायमूर्ति बागची जो हैं, जस्टिस बागची पूछ रहे हैं कि किसी ने शिकायत क्यों नहीं की और माननीय न्यायाधीशों चुनाव समाप्त होने के बाद कौन शिकायत करता है। कोई शिकायत नहीं करता। ये देखने का एक व्यवहारिक तरीका है। आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि ये बार बार ये लोग कह रहे हैं ना कि शिकायत नहीं की। इस पर बागची कह रहे हैं कि ये एक मूल्यवान अधिकार का यही हाल है। मूल्यवान यानी कि यहाँ वोट देने का अधिकार है, इसका ये हाल है कि कोई शिकायत तक नहीं कर रहा है।
बात सही है। अब बिहार में चुनाव हो गया, 5 साल बाद देखेंगे जी, अभी क्यों, क्या करना। हाँ, अभी क्या ठीक करना है। और ऐसे ही इतनी हालत खराब कर रखी है, इसलिए यहां नहीं करना। सिब्बल बोल रहे हैं कि लोग हार मान लेते हैं, वो मानते हैं कि यही हमारा भाग्य है, यही उनका भाग्य है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, और लाखों लाख लोग हार मानकर बैठ जाते हैं। हम लोगों ने आंखों देखी मुजफ्फरपुर में, बाकी जगहों पे वोटर अधिकार, वोट देने गए, परिवार के 5 लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं बन पाया, आया ही नहीं, नाम काट दिए गए इसी एसआईआर में। मैंने खुद पूछा कि आगे क्या करेंगे, बोले आज तो चुनाव हो गया, बाद में देखेंगे भैया अब कैसे किया जाएगा, बाद में सोचेंगे। ये देखेंगे सोचेंगे इसलिए क्योंकि लोग हार मान जाते हैं अभी, अब बाद में देखा जाएगा, क्योंकि आज चुनाव, आज वोट देना चाहता था मैं, लेकिन वोटर कार्ड ही नहीं बना, इसलिए अब देखा जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं कपिल सिब्बल, गलत थोड़ी कह रहे हैं। बिल्कुल यही होता है राजीव जी कि ठीक है। अब जैसे अपने आप को संजय कुमार सिंह जी न्यूज़ पॉइंट में हम लोगों के जो पैनलिस्ट बैठते हैं राजीव जी, वो खुद कह रहे थे कि भाई मैं अभी क्यों टेंशन मोल लूँ, अभी चुनाव तो है नहीं, ठीक है, जब चुनाव होगा मैं तब बनवा लूंगा, फिर दोबारा फिर होगा तब बनवाऊंगा, मैं क्यों अभी जो धक्के खाता फिरूँ, नहीं है। और अगर मेरे वोट देने से ही सरकार बन रही है तो ठीक है, जब मेरे वोट देने से सरकार बनी नहीं है, मेरा वोट कहीं भी जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, कौन मेरा वोट ले आ रहा है, तो बनवा के करूँ भी क्या। तो ये भी एक भावना लोगों में घर करती चली आ रही है कि भाई हमारा वोट हम डाल के कहीं आते हैं, चला कहीं जाता, हमें मालूम नहीं पड़ता जिसको हम वोट देकर आया उसको गया भी कि नहीं गया। तो वोट अगर हम दे के आ रहे हैं तब भी हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि जिसको हमने वोट दिया था उसको गया कि नहीं गया, तो वोट बने ना बने क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पर खड़े होते हैं गोपाल शंकर नारायण, वकील हैं, वरिष्ठ वकील, और आप लोगों ने इसी केस में इनकी भी खूब गर्मा गर्म दलीलें सुनी आप लोगों ने। गोपाल शंकर नारायण जो हैं एक बहुत ही शानदार, जैसे कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वैसे ही गोपाल शंकर नारायण भी एक शानदार वकील हैं, वरिष्ठ वकील, और वो अपनी दलील यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से देना शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं, और कह रहे हैं कि मान लिया वोटर लिस्ट में आपका नाम दर्ज नहीं है तो फिर क्या होगा, क्योंकि वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाने पर आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, और क्या उन अधिकारों को किसी भी तरह से छीना जा सकता है। एक तो आपको वोट देने का अधिकार मिलता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर भी हमारे ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्ड ही नागरिकता का एकमात्र प्रमाण है जो अधिकांश वयस्क भारतीयों के पास मौजूद है। हमारे देश की 90% से 93% आबादी इस पर काफी हद तक निर्भर है। पासपोर्ट का उपयोग लगभग 5 से 7% लोगों द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें बच्चे भी शामिल हैं, और वोट का अधिकार, और इससे कई जगह हम नागरिकता प्रमाण भी बताते हैं, देखो हमारे पास वोट देने का अधिकार है, मतलब हम यहाँ के नागरिक हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पर कहा जाता है। यही यहाँ गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि जब आप वोट देने का अधिकार यानी वोटर कार्ड ही छीन लेंगे तो आप भारत के नागरिक से भी हमें वंचित कर देंगे। बिल्कुल, उससे भी वंचित कर देंगे, वो यानी हम वोट देने का अधिकारी भी नहीं रहे। हाँ बिल्कुल। और ये भी कहा शंकर नारायण ने राजीव जी कि मिस्टर द्विवेदी, मतलब जो चुनाव आयोग के वकील हैं, उन्होंने ये माना था कि वह अनूप बर्नवाल फैसले से असहमत नहीं है जिसमें वोट देने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना गया था। तो जब वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है तो 2003 की लिस्ट में शामिल लोगों से संविधान या 1950 या 1951 के एक्ट में बिना कोई बदलाव किए हुए अधिकार कैसे छीन लिया गया? ऐसा कैसे किया गया? एक बार जब आप इलेक्टोरल रोल में आ जाते हैं तो आपको कुछ अधिकार मिल जाते हैं, क्या उन अधिकारों को किसी भी तरह से छीना जा सकता है? इसमें आपका वोट देने का अधिकार तो शामिल है ही, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर हमारे चुनाव आयोग कार्ड ही नागरिकता का एकमात्र सबूत है जो ज़्यादातर भारतीय वयस्कों के पास सबसे ज़्यादा कवरेज में है। हमारे देश की 90% से 93% इन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। पासपोर्ट का कवरेज 5 से 7% है, लेकिन उसमें बच्चे भी शामिल होंगे। फिर शंकर नारायण ने कहा कि एसआईआर ने कम से कम बिहार में जो किया है वह यह है कि 2003 में कट ऑफ डेट तय कर दी है, और यह तय किया है कि इसके बाद वालों को उन सभी पहलुओं को फिर से साबित करने की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी जो रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। ये लोग जो पहले ही कम से कम 5 चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं, वोट दे चुके हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि आपको ये साबित करना होगा कि आप सच में नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको बताया जा रहा है कि आपको साबित करना होगा कि आप सच में नागरिक हैं। यहाँ पर गोपाल शंकर नारायण अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में एसआईआर जो किया गया उस एसआईआर ने कम से कम 2003 में एक कट ऑफ
तारीख तय की, 2003 की कट ऑफ तारीख तय की है और ये निर्धारित किया कि उसके बाद पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सभी पहलुओं को फिर से साबित करने का दायित्व तो उन्हीं पर डाल दिया जाएगा। यानी आप खुद साबित कीजिए कि आप देश के नागरिक हैं, तभी आपको और ये 2003 के आधार पर जिन लोगों ने पहले ही कम से कम 5 चुनावों में भाग लिया है और वोट दिया है, उन्हें अब यह बताया जा रहा है कि आपको यह साबित करना होगा कि आप वास्तव में नागरिक हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है ये, और ये बात यहां गोपाल शंकर नारायण रख रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी विडंबना लेकर यहां पर इतनी बड़ी आप अलग तरह की स्थिति निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आपको खुद साबित करना पड़ रहा है कि आप देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। सबसे पहले आप ये साबित कर दीजिए, फिर आप, जबकि आप एक नहीं बल्कि 5-5 बार वोट डाल चुके हैं और इतनी बार वोट डालने के बाद आपको कहा जा रहा है कि आप साबित कीजिए कि आप वोटर हैं। किसी एक का वैध वाले को किसी एक फर्जी, जबकि यहां पर कहा जा रहा है बार बार कि फर्जी पासपोर्ट बन सकते हैं, फर्जी तमाम तरह के सरकारी दस्तावेज बन सकते हैं, तो आधार भी बन सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी बन सकता है। तो कुछ एक ऐसे लोगों को आप अगर मान लिया थोड़ी देर के लिए कि कुछ ऐसे अवैध लोग हैं जो अवैध ढंग से वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं, उनके कारण पूरे देश में ये तांडव मचाने का क्या मतलब है? बिल्कुल तांडव ही तो कहेंगे। लोग परेशान हैं, लाइन में लग रहे हैं। आप भारत रत्न नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन से अगर पूछते हैं कि आप नागरिकता अपनी साबित कीजिए, बता दीजिए कि आपको क्यों दिया जाए वोटर आईडी कार्ड, तो इससे दुखद और क्या होगा। एडमिरल क्या नाम है उनका, गोवा वाले जो हैं, अरुण प्रकाश जी, एडमिरल अरुण प्रकाश जी जो हैं, उनसे कहा जा रहा है कि नागरिकता आप बता दीजिए। फिर इनके ग्रैंडसन को सुभाष चंद्र बोस के उनसे कहा जा रहा है, चंद्र बोस को, उनको कहा जा रहा है कि भाई आप बता दो। तो आप ऐसे लोगों से, हमसे आपसे भी कहा जाए, सामान्य जिन लोगों से, जो लोग यहाँ पे इस देश के नागरिक हैं, उनसे कहा जाए। और कहा जाए तो अलग चीज है, बिहार में लोगों ने उनको वोट डालने नहीं दिया गया क्योंकि आपने उनके कार्ड नहीं बनाए, बिल्कुल वोटर आईडी कार्ड उनके नहीं बने। यही शंकर नारायण यहाँ पे कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ने अपनी बात रख दी है और अब शंकर नारायण अपनी बात रख रहे हैं, और इस पर ये सुनवाई आगे भी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा। और शंकर नारायण कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को अनुच्छेद 326 और 327 के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें 327 326 के अधीन है। यह निम्नलिखित कारणों में से एक कमजोर कानूनी आधार पर खड़ा है। वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। जनप्रतिनिधि अधिनियम को अनुच्छेद 326 और 327 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें 327 326 के अधीन है ये, और वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल शंकर नारायण अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। जनता यहाँ पे साफ साफ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, इन दोनों की बात, उसके अलावा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अलावा जो आर्टिकल 326 और 327 का जिक्र यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 है, सबसे पहले 1950 वाली बात की जाए तो इसको भी बनाने में आर्टिकल 326 और 327 का जिक्र यहाँ पर बार बार आया है, जिसमें अनुच्छेद 327 अनुच्छेद 326 के अधीन है। और उसके कई कारण हैं, उसमें से कह रहे हैं कि ये कारण कानूनी रूप से ये कमज़ोर है। ये कारण जो है कानूनी रूप से कमज़ोर कैसे हैं, जिसमें मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। शंकर नारायण कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को अनुच्छेद 326 327 के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। ये बात बार बार कह रहे हैं वहां पे। और उसके अलावा यहाँ पर जो बात है वो साफ यही कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का पालन होना चाहिए। शंकर नारायण कह रहे हैं, गोपाल शंकर नारायण, की राकेश द्विवेदी ने कहा है, यानी चुनाव आयोग के जो वकील हैं, कि वो इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। अगर आप चुनाव आयोग के रूप में इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं तो संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 में संशोधन किए बिना कोई नियम कैसे लाया जा सकता है?
कोई नियम लाए बिना या अनुच्छेद 324 के तहत उसमें भी कोई परिवर्तन किए बिना आप कैसे किसी को आदेश जारी कर सकते हैं, और बिना मतदाता सूची के पहले से मौजूद व्यक्तियों को कैसे, जिनके पास जिनको ऑलरेडी संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उनका मतदान का अधिकार कैसे छीन सकते हैं। कहने का मतलब यह है अमलेंदु जी कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड था, आप पिछले 5 बार से वोट डाल रहे हैं और वन फाइन डे आपको कहा जा रहा है कि अब आज से जी आपका ये कार्ड वैलिड नहीं है, अब आपको साबित करना होगा पहले कि आप यहाँ के नागरिक हैं। ये 11 दस्तावेज हैं, इनमें से एक दस्तावेज कोई, और उसके साथ में चूंकि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आधार की रट लगाई है, आधार भी ले आओ जी, और 11 दस्तावेजों में से एक लेके आओ, पहले बता दो कि तुम यहाँ के नागरिक हो तब कार्ड मिलेगा, वरना आपका नाम गया, खत्म। यही तो हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैं टोन कह रहा हूं, इस टोन पे इसी ढंग से कई जगह बीएलओज ने बात की है, कई जगह चुनाव अधिकारियों ने जो चुनाव का इसको कंडक्ट कर रहे हैं उन लोगों ने कई जगह बताया गया है हम लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूं कई जगह इस ढंग से इस टोन में बातें हुई हैं। इसलिए यहां यह दुखद है कि चुनाव आयोग वन फाइन डे आपके अधिकार को ही, मताधिकार को ही शून्य कर दे रहा है। और लेकिन यहां पर तो फिर नरेंद्र मोदी 12 साल से सत्ता पर काबिज कैसे हैं, पहले उनको भी जीरो किया जाए। बिल्कुल। जब आपका मतदान का अधिकार जीरो हो गया तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने का अधिकार कैसे अभी तक लागू है, कैसे कैबिनेट अभी तक काम कर रही है, कैसे ये मंत्रिमंडल पूरा बैठा हुआ है, कैसे आज संसद, आज से बजट सत्र शुरुआत कैसे हो गई। सब खत्म करो ना, फिर सब खत्म कर दो, जीरो करो, फिर से सबका मतदाता कार्ड बनवाओ, फिर से वोट डलवाओ, और उसके बाद फिर दूध का दूध पानी का पानी करो। नहीं तो आप आपके मतदान के अधिकार को छीन लोगे, लेकिन आपने जिनको चुन के भेजा है उनको आप वहां बैठाए रखोगे, वो सही है और हम ही गलत हो गए जो चुन के भेजा। ये कहां से, कौन सा नियम है ये कौन सा नियम है? और यही बात यहाँ शंकर नारायण कह रहे हैं। आगे क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, शंकर नारायण यही कह रहे हैं, और शंकर नारायण अपनी आगे बात रखते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो इन्होंने मिस्टर द्विवेदी ने कहा कि भाई इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं, अगर आप चुनाव आयोग के तौर पर इस बात पर विवाद नहीं कर रहे हैं तो एक संवैधानिक अधिकार जो पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल व्यक्ति को मिला हुआ है, उसे संविधान या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 या 51 में बिना कोई बदलाव किए, बिना कोई नियम लाए, बिना कोई आदेश जारी किए, जो अनुच्छेद 324 के तहत आपको साफ तौर पर उपलब्ध है, छीन लिया गया है। चुनाव आयोग ने पिछले साल जुलाई में एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया था और हमें बताया था कि वह पूरे देश के लिए ये काम करने जा रहा है। उनका तर्क है कि अनुच्छेद 324 के तहत उनके पास पूरे अधिकार हैं, तो फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के सेक्शन 21 की व्याख्या करने की आवश्यकता ही क्या बची? फिर अगर 324 के तहत आपके पास पूरे अधिकार हैं तो फिर ये रोपा के सेक्शन 21 की व्याख्या करने की आवश्यकता ही क्यों है? फिर उसकी व्याख्या आप क्यों कर रहे हैं? ये सवाल गोपाल शंकर नारायण ने पूछा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये सवाल यहाँ पर गोपाल शंकर नारायण ने पूछा है और साफ साफ पूछा है। और गोपाल शंकर नारायण कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पिछले साल जुलाई में एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया और हमें बताया था कि वो पूरे देश के लिए ये प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, चुनाव आयोग शुरू करने जा रहा है। उनका तर्क है कि आर्टिकल 326 के तहत ये पूर्ण शक्ति प्राप्त है इनको, तो फिर ROPA एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की जो धारा 21 है उसकी व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? फिर उसकी व्याख्या क्यों की जाए? उस एक्ट को ही खत्म कर दीजिए, उसकी धारा 21 को खत्म कर दीजिए। उसकी धारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 या 51 की धारा 21/3 ये कहता है कि आपको अगर SIR करवाना है तो और कहीं ऐसी शंका आशंका हो तो उस क्षेत्र मतलब उस विधानसभा या उस जिला, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे आप करवा सकते हैं, पूरे देश में नहीं करवा सकते। SIR आप कॉन्स्टेंसी या उस कॉन्स्टेंसी के अंदर भी क्षेत्र में, हाँ, और वहां भी आपको अपना आधार बताना पड़ेगा कि वहां आप क्यों करा रहे हैं, किन विशेष परिस्थितियों में आप करवा रहे हैं। तो ये आपको पूरे राज्य में या पूरे जिले में एक साथ कराने की भी आपको अनुमति, या पूरे देश में एक साथ कराने की अनुमति नहीं देता है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) जो है वो आपको ये अधिकार नहीं देती है। आपको जो अधिकार है वो एक खास विधानसभा क्षेत्र या उसके किसी क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र के भी किसी खंड में, ये आपको SIR कराने की अनुमति मिलती है। और इसका इस्तेमाल असम के एक क्षेत्र में, एक विधानसभा क्षेत्र के भी एक हिस्से में पहले किया गया है। केवल एक बार इसका इस्तेमाल हुआ है SIR का, और वो भी एक खास विधानसभा क्षेत्र के खास हिस्से में। तो यही आपको अधिकार है, आप पूरे देश में या पूरे राज्य में या पूरे ज़िले में आप एक साथ नहीं करा सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक साथ ये इस ढंग से ये नहीं हो सकता है जिस ढंग से यहाँ पे करवाया गया, जिस ढंग से यहाँ पूरी की पूरी प्रक्रिया, और अभी भी और ये बिल्कुल सीना ठोक के करवा रहे हैं कि नहीं हम तो करवाएंगे। उसके बाद इस पर इतने दिनों से बहस भी चल रही है। अब इसमें फैसला क्या आता है ये तो अलग बात है, लेकिन फाइनल सुनवाई आज चल रही है और 4:05 अभी तक सुनवाई जारी है। और ये सुनवाई क्या आगे बढ़ेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर गोपाल शंकर नारायण अपनी बात रख रहे हैं, और गोपाल शंकर नारायण ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जिक्र किया है। और मुझे जहाँ तक लगता है हमलिंदु जी की ये सुनवाई आगे बढ़ेगी। हाँ, आगे बढ़ रही है, चूँकि अब जिस तरीके के आ रहे हैं, चूँकि अब शंकर नारायण रख रहे हैं, इसके बाद फिर योगेंद्र यादव भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो अभी योगेंद्र यादव को भी बात रखनी है, उनका भी सुनना जाना है। और कई अभी जो है बच्चे हैं, अभी अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो भी अपनी बात रखेंगे, प्रशांत भूषण भी इस पर अपनी दलीलें देंगे, वृंदा ग्रोवर भी देंगी, शादान फरासत भी देंगे। चूँकि अभी कई अधिवक्ता जो है, चूँकि चुनाव आयोग ने जो बातें रखी हैं उसका जवाब तो दिया जाएगा। शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव आयोग ने पिछले जो साल जुलाई में एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया था और हमसे कहा था कि ये पूरे देश के लिए काम करने जा रहा है। उनका तर्क है कि आर्टिकल 324 के तहत उनके पास पूरे अधिकार हैं, तो फिर रोपा के सेक्शन 21 की व्याख्या करने की क्या जरूरत है। फिर योगेंद्र यादव जो हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कोर्ट से कहा कि मैंने इस कोर्ट के ध्यान में जो भी तथ्य, स्रोत या तरीका लाया है, चुनाव आयोग ने उसमें से किसी पर भी विवाद नहीं किया है, कोई आपत्ति नहीं जताई है। मैंने भी जो तर्क रखे हैं उस पर चुनाव आयोग ने किसी भी तरीके की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। ये कहना है योगेंद्र यादव का। आपको बता दूं दोस्तों कि योगेंद्र यादव भी इसमें एक याचिका करता है। योगेंद्र यादव इंडिविजुअली उन्होंने याचिका दायर की है। तो योगेंद्र यादव की याचिका है, फिर ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो चुनावी धांधलियों, चुनाव के ऊपर जो पहरेदारी होती है कह सकते हैं, वो करने वाली संस्था है। चुनाव में किसके पास कितने पैसे हैं, चुनाव से संबंधित हर तरह का, कौन क्रिमिनल केसेस किसके ऊपर हैं, किसके ऊपर नहीं है, चुनाव सुधार से संबंधित तमाम चीज़ों को, तमाम बारीकियों को वो देश की जनता तक लाने की कोशिश करता है ये संगठन। और इसलिए ये इसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और अपने आप में लोकतांत्रिक इसमें रिफॉर्म की बात होती है, रिफॉर्म्स की। और ये इसके अलावा PUCL भी है। तो PUCL, ADR और योगेंद्र यादव के अलावा 8 पार्टियां हैं इसमें, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, जिसमें DMK है, जिसमें RJD है, JMM भी है, जिसमें TMC है और वामदल है, AIMIM है। तो 8 ऐसी पार्टियां हैं, सब मिलकर इन लोगों ने याचिकाएं दी हैं, और टोटल 11 याचिका। और इसमें इंडिविजुअल के रूप में एकमात्र नाम जो है वो है इनका, योगेंद्र यादव का। और योगेंद्र यादव यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने जितने सवाल यहाँ खड़े किए थे उसमें से किसी पर आपत्ति नहीं जताई चुनाव आयोग ने। और ये इन्होंने मेंशन किया है, मेंशन किया है, बिल्कुल मेंशन किया। और उन्होंने आगे कहा योगेंद्र यादव ने, राजीव जी, कि मैंने पहले दिन कहा था कि 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमसे फिर से देखना होगा। एक तो है पूरी तरह से इक्विटी और सटीकता, ये किसी भी चुनावी रोल के ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं। कंप्लीटनेस पर मेरा तर्क था कि SIR के कारण चुनावी आबादी के अनुपात में तेज़ी से गिरावट आई है, जिससे पता चलता है कि इसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कमी है और ये अचानक नहीं हुआ है। यानी कि जितना वयस्क मतदाता हैं उससे कम जो है वो मतदाता आपके क्यों हैं, मतलब वयस्क जनसंख्या जो है उससे कम क्यों आ रहे हैं, तो ये अनुपात गड़बड़ा रहा है। दूसरा, महिला और पुरुष का जो अनुपात है राजीव जी, वो गड़बड़ा रहा है। और ये बिहार के SIR के संदर्भ में योगेंद्र यादव ने जब पिछली बार दलील दी थी तब ये कहा भी था कि बिहार में जो महिला और पुरुष का रेशो है
उससे काफ़ी कम जो है वो इस मतदान इसमें SIR के जो जरिए लिस्ट आई है उसमें हो गया है। तो ये उनका अपना तर्क था। तो आज भी उन्होंने ये तर्क रखे कि मैंने पहले ही दिन जो था वो कहा था कि 3 चीज़ें हैं और फिर हमें उनको फिर से देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, 3 बातों का जिक्र इन्होंने किया है कि उसके आधार पर हमको ये देखना होगा, SIR को देखना होगा और पूर्ण निष्पक्षता और उसमें सटीकता की बात कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो, सटीक हो, पारदर्शी हो। इन सब का जिक्र यहाँ पे, इन सब की बात यहाँ रखते हुए योगेंद्र यादव, और ये किसी भी मतदाता सूची के वैश्विक मानक हैं। कोई भी मतदाता सूची आप बनाइए, उसमें सटीकता की बात और निष्पक्षता की बात होनी चाहिए। पूर्णता के संबंध में मेरा तर्क ये है कि SIR के कारण मतदाता जनसंख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है, जो ये दर्शाता है कि इसमें संरचनात्मक दोष है और ये आकस्मिक नहीं है। यानी इसमें स्ट्रक्चरल यहाँ पर दोष है, स्ट्रक्चरल खामियां हैं और ये आकस्मिक नहीं है, ये अनायास नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं योगेंद्र यादव अपनी बात यहाँ रखते हुए स्ट्रक्चरल डिजाइन में डिफेक्ट बता रहे हैं और इट्स नॉट एक्सीडेंटल कह रहे हैं, ये एक्सीडेंटल नहीं है। स्ट्रक्चरल जो डिजाइन है उसी में डिफेक्ट है, बिल्कुल उसी में डिफेक्ट है। इस स्ट्रक्चरल डिजाइन को ही चेंज करने की जरूरत है। इस स्ट्रक्चर कुल जमा ये कहें तो इसके स्ट्रक्चर में ही दोष है और इसको ठीक दुरुस्त करने की जरूरत है, यहाँ कही जा रही है। बिल्कुल राजीव, ये कही जा रही है और योगेंद्र यादव जो है आगे भी उन्होंने अपनी बात रखी है और योगेंद्र यादव का जो आगे कहना है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और योगेंद्र यादव जो है राजीव जी वो कह रहे हैं कि बिहार का तो काम हो गया, लेकिन तमिलनाडु गुजरात में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ क्यों हैं? क्योंकि गलती डिज़ाइन में ही है। तो इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि गुजरात तमिलनाडु रिसीवर राज्य हैं, यानी कि वो पड़ोसी मतलब सीमावर्ती राज्य हैं, तो इसलिए डुप्लीकेट वोटर होने की संभावना है। तो इस पर योगेंद्र यादव ने कहा कि समस्या किसी भी रिवीजन में नहीं है जो होना ही चाहिए, बल्कि जिस तरह का रिवीजन हो रहा है उसमें है। दुनिया में आप कहीं भी एक डिज़ाइन ले जाएंगे, इससे लोगों के वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। वे कहते हैं कि मैं 2019 के जनसंख्या अनुमानों पर भरोसा कर रहा हूं, तो 2020 के बिल्कुल नहीं। वे बिल्कुल सही है, 2020 का एक बात का अनुमान भी था, लेकिन मुझे लगता है कि ECI ये बताना भूल गया कि ये दोनों एक जैसे हैं। चुनाव आयोग यह भी कहता है कि ये लगभग अनुमान है। फिर योगेंद्र यादव ने कहा कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी 80 लाख लोगों की नहीं हो सकती। वैसे जनगणना के अनुमानों में जो गलतियां हुई वे जन्म दर के बारे में थी। इस मामले में हम जन्म दर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन सालों में जिन लोगों की बात हो रही थी वे 2011 की जनगणना में शामिल थे, इसलिए जन्म दर के किसी अनुमान की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मृत्यु दर देख रहे हैं। जी बिल्कुल जन्म दर की बात नहीं, मृत्यु दर देख रहे हैं। और यहाँ पर योगेंद्र यादव अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं समस्या जो है इस संशोधन करने में नहीं है जो कि होना ही चाहिए, बल्कि जिस तरह का संशोधन हो रहा है उसमें समस्या है। मूल रूप से समस्या क्या है वो यही बता रहे हैं कि ये आप SIR करवा रहे हैं, इसमें समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप जिस ढंग से SIR करवा रहे हैं उसमें समस्या है। इसकी डिजाइन को दुनिया में कहीं भी आप लेकर जाइए, इससे लोगों के मताधिकार का हनन होगा, इसमें लोगों का मताधिकार आप छीन लेंगे। वो कहते हैं कि मैं 2019 के जनसंख्या अनुमानों पर भरोसा कर रहा हूं, न कि 2020 के। वो बिल्कुल सही है, 2020 का एक बार का अनुमान भी था, लेकिन मुझे लगता है कह रहे हैं कि ECI ये बताना भूल गया है कि ये दोनों अनुमान एक जैसे हैं। चुनाव आयोग को भी कहता है कि ये अनुमान लगभग समान हैं। 2020-2019 की बात हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने और कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए योगेंद्र यादव कह रहे हैं मामूली दोहराव से 80 लाख लोग नहीं हो सकते प्रभावित। संयोग से जनगणना अनुमानों से में तो जो त्रुटियां हुई हैं वो जन्म दर से संबंधित त्रुटियां हैं। इस मामले में हम जन्म दर पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के बारे में इस साल बात हो रही है वो सभी 2011 की जनगणना में शामिल थे। इसलिए जन्म दर की अनुमान की बात उसकी आवश्यकता नहीं है। हम केवल मृत्यु दर पर ही विचार कर रहे हैं। और यहाँ सही बात है, आप कह रहे हैं इतने लोग मर गए, इतने लोग शिफ्ट हो गए, आप ये नहीं कह रहे हैं इतने लोग आ गए। हाँ। जन्म दर की बात ही नहीं कर रहे हैं आप। इतने लोग आए इसकी बात नहीं, कहीं जुड़ाव की बात नहीं आ रही है, कहीं नहीं आ रही। सब जगह बात आ रही है काट दी। कितने जुड़ाव की बात कहाँ आई? असम में जहाँ SIR नहीं करवा रहे, 4.5 लाख लोगों को आपने जोड़ दिया।
और यहाँ भी बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी कि आपने जिनको जोड़ा है 22 लाख लोगों को, उनकी लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट आज तक नहीं दी है कि किन को जोड़ा है, कौन है वो लोग, इसका भी कोई पता नहीं है। फिर योगेंद्र यादव ने कहा कि 2022 में बिहार का सीपी रेशियो 100 से ज़्यादा हो गया था, लेकिन सालाना रिवीजन की सामान्य प्रक्रिया से ये पहले ही 106 से घटकर 97 हो गया था। तो मैं डिज़ाइन इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ। हर उस राज्य में जहाँ SIR लागू हुआ है, वोटर्स का अनुपात आबादी के अनुपात से काफ़ी कम हो गया है, और यह कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ SIR को लेकर और अपनी बात रखते हुए यहाँ योगेंद्र यादव, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ योगेंद्र यादव की इस सुनवाई में दलीलें, और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि बिहार का जनसंख्या सूचकांक अनुपात 2022 में 100 तक पहुंच गया था, लेकिन वार्षिक संशोधन की सामान्य प्रक्रिया के कारण, सामान्य प्रोसेस के कारण ये पहले ही 106 से घटकर 97 हो चुका था। मैं इसके पीछे के डिजाइन के प्रभाव को देखना चाहता हूं। हर उस राज्य में जहां जनसंख्या सूचकांक बढ़ा है, वहां मतदाताओं का अनुपात जनसंख्या अनुपात से काफी कम हो गया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह प्रयोग कर रहे हैं आप। यह साफ साफ कहा जा रहा है इनकी तरफ से, योगेंद्र यादव की तरफ से, और कर रहे हैं लॉर्डशिप प्रवास के बारे में बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जो यहाँ से वहाँ चले गए, जो शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए, उसकी बात कह रहे हैं। प्रवासी बिहारी जो कह रहे हैं, आपकी कई बिहारी, सूर्यकांत जी खुद कह रहे थे कि पंजाब चले गए, हमारे यहाँ वो 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, और ये कह रहे हैं। और इस पर योगेंद्र यादव ने कहा कि लॉर्डशिप माइग्रेशन के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिहार आउट माइग्रेशन वाला राज्य है, यूपी भी आउट माइग्रेशन वाला राज्य है, जबकि नीति आयोग के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात इन माइग्रेशन वाले राज्य हैं। तो बिहार और यूपी से लोग जा रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु से 97 लाख और गुजरात से 74 लाख लोग कम क्यों हो जा रहे हैं फिर? बिल्कुल, इसका माइग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सीधे सीधे डिजाइन की कमी का मामला है। साफ साफ कह रहे हैं कि ये SIR जो जिस डिजाइन से SIR करवा रहे हैं, उसी में कमी है कि आखिर गुजरात में 74 लाख और तमिलनाडु में 97 लाख लोगों की जनसंख्या कम क्यों हो रही है। इसका प्रवास से कोई लेना देना नहीं है, ये डिजाइन की खामी का सीधा मामला है। ये बार बार यहाँ बार डिजाइन की खामी, यानी SIR जो आप करवा रहे हैं उसमें खामी है, उसका मामला है, और उसी पे यहाँ बात हो रही है। और योगेंद्र यादव अपनी बात रख रहे हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई, इसके बाद जस्टिस बागची जो हैं वो इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं। थोड़ा जस्टिस बागची कह रहे हैं कि शायद ये डुप्लीकेशन का मामला है, क्योंकि ये प्राप्तकर्ता राज्य है, इसीलिए संभव है कि इन लोगों का नाम दोनों सूचियों में दर्ज हो गया हो। यहाँ डुप्लीकेशन दोनों राज्यों की बात कर रहे हैं, यानी तमिलनाडु और गुजरात की बात कर रहे हैं। इस पर योगेंद्र यादव यहाँ पर कहते हैं कि जनसंख्या अनुपात का संदर्भ देने का यही मुख्य बिंदु है। जब तक पूरा देश अमेरिका में पलायन नहीं कर रहा है, तब तक सभी राज्यों को नुकसान नहीं हो सकता, यही मुख्य बात है। असम को छोड़कर जहाँ SIR नहीं किया गया था, हर राज्य को नुकसान हो रहा है। ये वही बात अभी जो मैं असम का कह रहा था, वही बात यहाँ कह रहे हैं योगेंद्र यादव कि असम को छोड़कर, असम में तो वहाँ जुड़ गया, लेकिन बाकी जगहों पे जहाँ SIR करवा रहे हैं उन सारे राज्यों में नुकसान हो रहा है, असम को छोड़कर। क्योंकि असम में SIR नहीं करवा रहे हैं, वहाँ पर आपने SR करवाया, और SR करवाया, स्पेशल रिवीजन करवाया, तो वहाँ हो ये रहा है कि वहाँ पे 4.5 लाख वोटर जुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ये कहा आगे उन्होंने, योगेंद्र यादव ने, कि चुनाव आयोग कहता है कि कोई अपील नहीं हुई, यह सिर्फ अंग्रेजी शब्दों का खेल है। हाँ, किसी व्यक्ति ने संपर्क नहीं किया, क्योंकि अगर वे करते तो बेवकूफ़ होते।